हाय एवरीवन, मेरा नाम जेसन है और ये मेरी कहानी है। ये घटना मेरे साथ कोविड से पहले साल 2019 में हुई थी। मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की एक स्टार्टअप कंपनी है और हम कैंपिंग का सामान बनाते हैं, जैसे कि टेंट्स, हाइकिंग शूज, हाइकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले बैग्स और भी बहुत कुछ। मैं 35 साल का हूँ और हमारे परिवार में सबको ही नेचर से जुड़े रहने का बहुत ज्यादा शौक रहा है। मैंने अपना पहला ट्रैक 7 साल की उम्र में किया था और तब से ही मुझे ट्रैक्स और नेचर से बहुत प्यार हो गया। 2010 में मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब में रिजाइन कर दिया और सोचा क्यों ना मैं अपने पैशन को ही फॉलो करूं, और वैसे मैंने स्टार्ट किया ये बिजनेस। शुरुआत में तो बहुत, पर 2016 से मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मुझे हाइक और बाहर जाने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल रहा था। सच कहूँ तो मैं उन लोगों में हूँ जो कि महीने में 2 बार ज़रूर हाइक या ट्रैक किया करते जंगल में जाके, पर 2016 के बाद ये सब कुछ बदल गया। मेरे दोस्त एंड्रू ने मुझे 2018 के नवंबर में बताया कि वो लोग एक क्रॉस कंट्री ट्रैक करने वाले हैं। ये ट्रैक मैक्सिको से कनाडा तक होगी और इसको द पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल भी कहा जाता है। और ये हाइक लगभग 4300 किलोमीटर की है। ये हाइक करने में लोगों को कहीं ना कहीं 4 से लेके 6 महीने लगते हैं। मैंने ये तय किया कि अपने बिजनेस का काम मैं इस ट्रेल से भी कर सकता हूँ, मगर मैं सच में चाहता था कि मैं इस हाइक पे जरूर जाऊँ। नवंबर से ही मैंने अपने बिजनेस में लोगों को ये बताया कि अप्रैल में मैं ये हाइक करूँगा, तो हम अपना काम उस वक्त यानी उस 4 से 6 महीने के बीच किस तरह से संभालेंगे। मैंने इस हाइक के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी शुरू कर दी और देखते ही देखते अप्रैल का महीना भी आ गया। हम 5 अप्रैल को ये हाइक स्टार्ट करने वाले थे और हमारे साथ लगभग 300 लोग थे इस हाइक पे। शुरुआत का 1 महीना बहुत अच्छा बीता और लगभग सभी लोग उस वक्त एक साथ ही हाइक पे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और लगभग 2 महीने खत्म होने पे जब आए, तब कई सारे लोग आगे निकल चुके थे। जैसा मैंने बताया कि मैं खुद लगभग 2016 से हाइक्स बंद कर रखी थी, तो इतने दिनों बाद इतनी लंबी ट्रेल पे जाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था और मैं बाकियों की तरह तेज नहीं था। मैं और एंड्रू ही इस ग्रुप के सबसे आखिर के लोग थे और लगभग 2.5 महीने के बाद एंड्रू ने मुझे कहा कि वो थोड़ी स्पीड से आगे जाना चाहता है, क्योंकि उसे अगले बड़े शहर में 1 हफ्ते बाद ही पहुंचना है। हम अगर मेरी गति से चलते रहते तो शायद वहां पहुंचने में हमें 10 दिन लग जाते। एंड्रू ने मुझे अलविदा कहा और उसने ये भी बताया कि वो उसी शहर में मेरा इंतजार करेगा और हम लोग वहां से हाइक एक साथ करेंगे। अब मैं इस हाइक पे पूरा अकेला था। ऐसा नहीं कि मैं कभी भी अकेले हाइक नहीं करता था या फिर मुझे जंगल में रहने का अनुभव नहीं है, मगर हाँ, मैं ये कई सालों बाद कर रहा था और इसीलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैंने ये देखा कि मुझे इस जगह पहुंचने में लगभग 10 दिन लगेंगे, पर दूसरे दिन ही एक नदी को पार करते हुए मेरे पैरों में जोर की चोट लग गई। मेरे पैर पे एक पत्थर खिसक के गिर गया और इससे अब मेरी गति और भी कम हो गई थी। अगले 2 दिन और हाइक करके मैंने ये देखा कि अब जो मेरी गति है, इससे मुझे लगभग 14 दिन लग जाएंगे इस शहर में पहुंचने के लिए। 2 हफ्ते बहुत ज्यादा समय था
और इतनी देर करना ठीक नहीं होगा। एक रात को जब मैंने कैंप सेटअप किया तो मैं पूरे एरिया का मैप ध्यान से देख रहा था कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं इस ट्रेल से बाहर जाके कोई शॉर्टकट से इस शहर जल्दी पहुंच जाऊं। मुझे ऐसा एक शॉर्टकट मिल गया। मुझे इस ट्रेल से लगभग 20 मील दूर एक दूसरे जंगल को पार करना था और इससे मेरी लगभग 4 दिन की हाइक कम हो जाती। तो मैंने ये तय किया कि अगले दिन सुबह उठ के मैं इस रास्ते को पकड़ लूंगा और ताकि लगभग 7 दिनों के अंदर मैं इस शहर में पहुंच जाऊं। अगले दिन सुबह उठ के मैंने अपना पूरा सामान पैक किया और मैं निकल गया इस रास्ते पे। लगभग रात को जब मैं इस जंगल में पहुंचा तो वहां मुझे कुछ लोग मिले और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस जंगल से ना होके जाऊं क्योंकि ये एक नेटिव अमेरिकन इलाका है और यहां से जाना ठीक नहीं होगा। मैं सच कहूं तो मुझे इन बातों पे कोई भरोसा नहीं है और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैं आगे निकल गया। ये जो पूरा जंगल था ये बहुत ही ज्यादा घना और गहरा था और मुझे अपने कंपास से ही नेविगेट करते हुए इस जंगल से जाना था। मैं आपको सच कहूं तो सुबह हाइक करते हुए भी कुछ जगहें ऐसी थी कि मुझे अपनी टॉर्च जलानी पड़ती थी क्योंकि ये इतना गहरा जंगल जो था। पहले 2 दिन तो बहुत अच्छे से गुजर गए मगर तीसरे दिन मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां जंगल जैसा नहीं था बल्कि बहुत खुला इलाका था। इस जगह पे हाइक करते हुए मुझे एक बहुत ही अजीब सी धुन सुनाई दे रही थी। मैं ठीक से तो नहीं कह सकता पर शायद ये किसी तरह की नेटिव अमेरिकन धुन लग रही थी। रात को मैंने अपना कैंप सेटअप किया और मैं सो जाता हूँ। मेरी नींद अचानक रात में खुल जाती है क्योंकि मेरे टेंट के बाहर से ऐसी आवाज आ रही थी कि जैसे कि कोई आदमी या कुछ जानवर कुछ सूंघ रहा हो। आमतौर से टेंट के पास छोटे मोटे जानवर आ ही जाते हैं जंगल में, पर वो टेंट के अंदर थोड़ी भी हलचल देख के भाग जाते हैं। मैंने भी जानबूझ के थोड़ी हलचल की, ये सोच के कि ये चीज भाग जाएगी, पर उसी वक्त बाहर से एक जोर के गुर्राने की आवाज आती है। बस जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी मैं समझ गया कि ये कोई छोटा जानवर नहीं है, पर यह जरूर कोई बहुत ही बड़ा जानवर है। तभी मैंने अपने टेंट से बाहर की तरफ टॉर्च की रोशनी मारी और ये चीज वो रोशनी देख के दौड़ के भाग जाती है। ये चीज जैसे भाग रही थी मुझे इसकी पैरों की आवाज से ये समझ आ गया कि ये कोई बहुत ही बड़ा जानवर है। रात भर फिर और कुछ भी नहीं हुआ और अगले दिन सुबह मैंने उजाला होते ही अपना पूरा सामान पैक किया और इस जंगल से भी शाम होते होते बाहर निकल गया। मैंने हाईवे पे एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी जिसने मुझे इस शहर तक छोड़ दिया। मैंने एंड्रू से मिलके ये बात उसे बताई और उसने मुझे कहा कि बहुत अच्छा हुआ मैं वहां से आ गया क्योंकि अभी अभी पता चला है कि हमारे ही ग्रुप का एक और आदमी उसी रूट को पकड़ के जा रहा था और उसकी ठीक उसी इलाके में लाश बरामद हुई है। लोग कह रहे हैं कि उस पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया है और किसी बहुत ही बड़े जानवर ने। मुझे ठीक से तो नहीं पता पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस रात जिस चीज का मुझसे सामना हुआ था ये वही है जिसने हमारे ग्रुप के उस आदमी को मारा हो। मैंने अपनी हाइक वही रोक दी और वहां से मैं वापस अपने घर आ गया। मेरे दोस्त एंड्रू ने यह हाइक पूरी की और वो जब वापस आया
तो उसने मुझे बहुत सारी कहानियां और किस्से बताए इस पूरी हाइक के। सच कहूं तो मेरे साथ हुई उस घटना से मैं इतना डर चुका था कि मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने वो हाइक आधे में ही छोड़ दी और वापस चला आया। इस हाइक के बाद मैंने और कई सारी हाइक की है और 2023 में मैं फिर से पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल पे हाइक करने वाला हूं। हाय एवरीवन, मेरा नाम मैट है और मैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक स्विमर हूं और मैं ऑस्ट्रेलिया के टॉप के स्विमर्स में रह चुका हूं अपनी जवानी में। अभी मैंने स्विमिंग से संन्यास ले लिया है और कॉम्पिटिटिव स्विमिंग अब मैं और नहीं करता हूं। ये घटना जो मेरे साथ हुई ये 2021 की है। ये उस समय की बात है जब ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स बहुत ज्यादा ही हो गई थी और सारी दुनिया के न्यूज चैनल्स में ये दिखाया जा रहा था। ये समय ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई था क्योंकि वाइल्ड फायर में कई एकड़ के जंगल साफ हो गए थे और ऐसे बहुत से जानवर मारे गए जो कि दुनिया में किसी और जगह पे नहीं पाए जाते। एक रिसर्च ये कहती है कि लगभग 80% ऑस्ट्रेलिया के पेड़, पौधे और जानवर दुनिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। मैं 35 साल का और शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे और बीवी के साथ मैं मेलबोर्न में ही रहता हूँ। मेरे इस शहर में कई सारी स्विमिंग की एकेडमी है। ऑस्ट्रेलियन होने से मैं प्रकृति के बहुत करीब रहने वाला इंसान हूँ और मुझे जंगल, पहाड़ों और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे समय मिलते ही मैं या तो अकेले या अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं हाइक या कैंपिंग करने के लिए ज़रूर निकल जाता हूँ। ये हमें हमारे शहर की भाग दौड़ की जिंदगी से कुछ सुकून के पल निकाल देती है। अब जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो जेमी के बगैर पूरी नहीं हो सकती। जेमी मेरे कुत्ते का नाम था और ये कुत्ता मुझे 2008 के एक एग्जीबिशन के दौरान मिला था। उस वक्त जेमी की उम्र महज 2 महीने की थी और एक छोटा लड़का ऐसे 5 पिल्ले बेचने के लिए एग्जीबिशन में आया था। ये एक गोल्डन रिट्रीवर था और मैंने जब इसे देखा तो जेमी बस चल के मेरे पास आता है और मेरे पैरों के पास बैठ गया। मैंने जेमी को उस लड़के से खरीद लिया। देखते ही देखते ये बहुत ही बड़ा और शानदार बन गया था। मैं जब भी किसी हाइक के लिए जाता तो मेरे साथ जेमी जरूर होता, चाहे मेरी बीवी, दोस्त, इनमें से कोई रहे ना रहे, पर जेमी वो हमेशा ही मेरे साथ रहता। तो जैसा मैंने कहा कि साल 2021 और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी और कई अनगिनत जानवर और पेड़ इस आग के चपेट में आ गए थे। मैं हमेशा एक जगह पे जाता हूँ कैंप करने के लिए और ये जगह 2 पहाड़ों के बीच है और एक घाटी जैसी है। यहाँ से एक झरना निकलता है और एक छोटी सी नदी होके ये कहीं आगे चली जाती है। मुझे ये नहीं पता कि ये नदी कहाँ जाके मिलती है। मैंने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की थी। बहरहाल, तो जहाँ ये जगह है वहाँ किसी तरह की आग नहीं थी, बल्कि ये इलाका तो उस वक्त कैंपिंग के लिए सुरक्षित घोषित किया गया था। मैंने अपनी बीवी से पूछा तो वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे इस वीकेंड अपने ऑफिस का कुछ काम था। अब बचे बस हम 2, मैं और जेमी। हम दोनों अपना सारा सामान पैक करते हैं और सीधा चले जाते हैं इस जगह पे। जैसा मैंने कहा कि ये जगह एक वैली जैसी है और 2 पहाड़ों के बीच में है। मैंने अपनी गाड़ी को एक पहाड़ के ऊपर
पार्क किया और अब मुझे और जेमी को लगभग 700 फीट नीचे वैली में जाना था। मैंने अपना सारा सामान ले लिया, जैसे कि कैंपिंग टेंट, स्लीपिंग बैग, कैंप फायर की लकड़ियाँ और खाने का सामान। हम दोनों नीचे वैली में पहुंच जाते हैं और यहाँ एक अच्छी सी जगह देख के मैंने कैंप सेटअप करना शुरू कर दिया। ये जो जगह मैंने चुनी थी ये बिल्कुल नदी के पास थी और यहाँ से एक मधुर आवाज़ हमेशा सुनाई देती थी पानी के जाने की। कैंप सेटअप करते हुए लगभग अंधेरा होने लगा था और फिर मैंने कैंप फायर भी जला ही ली। मैं और जेमी बस कैंप फायर के पास बैठ के कुछ गाने सुन रहे थे और मैं कुछ हम दोनों के लिए खाना बना रहा था कि तभी मैंने देखा जेमी दूर एक तरफ देख के बहुत जोरों से भौंक रहा है। पहले तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, पर जब मैंने देखा कि जेमी लगातार 5 मिनट तक भौंके जा रहा था तो अब मैं भी थोड़ा सतर्क हो गया। मैंने जेमी से पूछा कि क्या हुआ या फिर उसने क्या देखा है। मैंने ध्यान दिया कि जेमी भौंकते हुए अचानक बहुत डर जाता है और एकदम सहम के मेरे पास बैठ गया। मुझे दूर अपनी कैंप फायर के पार कुछ हलचल दिखाई देती है, मगर अंधेरा होने के कारण मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। मैंने जोर से 2 बार आवाज लगाई पूछते हुए कि ये कौन है, मगर मुझे वापस कोई जवाब नहीं मिला। अचानक मैंने देखा जेमी बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो जैसे रोने लगा। मैंने जेमी को शांत करने के लिए उसको सहलाया तो वो वहां से भाग गया। मैं भी जेमी का पीछा करते हुए उसके पीछे भागने लगा और वो वहां से ऊपर गाड़ी की तरफ पहुंच जाता है। मैं भी उसके पीछे गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा जेमी गाड़ी के पास खड़े होके नीचे देखते हुए गुर्रा रहा था। मुझे नीचे कैंप फायर जलती हुई दिख रही थी और फिर उसके बाद मुझे वहां कुछ दिखाई देता है। मुझे वहां कोई चीज दिखाई दी। ये चीज अपने 2 पैरों पे चल रही थी और बहुत ही लंबी थी। मतलब अगर मैं कहूँ तो ये कुछ नहीं तो 10 या 12 फुट की तो होगी ही, पर इसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई बहुत ही लंबा इंसान हो, मगर इतना बड़ा इंसान होना तो लगभग नामुमकिन है। मैंने और जेमी ने देखा ये चीज वहां कुछ तोड़ फोड़ कर रही थी और फिर वहां से चली जाती है। इस समय अंधेरा बहुत था और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं इस वक्त यहां से जाऊं। इसका कारण था, पहला मुझे यहां से जाने का रास्ता अंधेरे में नहीं मिलेगा और दूसरा अगर मैं गाड़ी चालू करता हूं और पैक करने में और यहां से निकलने में अगर समय लगा और उस बीच ये चीज अगर यहां आ जाती है तो मेरी और जेमी की तो खैर नहीं होगी। मैंने ये तय किया कि हम रात को यही चुपचाप गाड़ी में सोएंगे और फिर सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। पहले तो बहुत देर मुझे नींद नहीं आई, पर बाद में मेरी आंख भी लग ही जाती है। मेरी आंख खुलती है जेमी के जोर से भौंकने से और मैंने देखा अब बस उजाला होने ही वाला था। जेमी बाहर कहीं देख के जोर जोर से भौंके जा रहा था और मैं गाड़ी से बाहर उतर के देखता हूँ जो नज़ारा, उससे मेरा दिल बिल्कुल बैठ जाता है। हमारे चारों तरफ जंगल में आग लगी हुई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि ये आग मेरे कैंप फायर की वजह से लगी थी, क्योंकि बस उसी जगह कोई आग नहीं थी, पर हमारे चारों तरफ पेड़ों पे जोर से आग जल रही थी। ये देख के साफ समझ आ रहा था कि किसी ने ये आग लगाई है जानबूझ के हमारे चारों तरफ,
ताकि हम यहाँ से बाहर ना जा सके। मुझे तभी अपने से लगभग 50 फीट दूर कुछ पेड़ों के पीछे हलचल दिखाई देती है और एक आवाज सुनाई देती है, एक दिल दहला देने वाली गुर्राहट। जेमी तभी गाड़ी से कूदा और दौड़ते हुए उस आवाज की तरफ भागने लगा। मैंने कुछ देर भागते हुए जेमी का पीछा किया, पर आगे अबेला का इतना पथरीला था कि मैं वहां से जा ही नहीं पा रहा था। मैं भाग के अपनी गाड़ी में पहुंच जाता हूँ और वहां से अपने सैटेलाइट फोन से मैंने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। मैंने उनको बताया कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ क्या हुआ है। मुझे इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि लगभग 10 मिनट के अंदर यहाँ हेलीकॉप्टर आएगा और मैं तुरंत एक ऐसी जगह पहुँच जाऊँ जहाँ की हेलीकॉप्टर आ सके और जहाँ आग कम हो। मुझे वापस उतर के अपनी कल रात की कैंप साइट पर ही जाना पड़ा। मैं बस वहाँ खड़ी होके जेमी को पुकार ही रहा था और बस उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह से वो हेलीकॉप्टर आने के पहले जेमी मेरे पास आ जाए। पर फिर मैंने जो देखा उस चीज ने मेरे होश पूरी तरह उड़ा दिए। मैंने देखा सामने से एक लड़की चलते हुए आ रही थी। ये लड़की बिल्कुल नशे की हालत में लग रही थी और ये किसी तरह से लड़खड़ाते हुए मेरे पास आके गिर जाती है। इसके कपड़े और इसे खुद देख के ये समझ आ रहा था कि शायद इसने कई दिनों से नहाया नहीं होगा और इसके कपड़े भी एकदम काले और गंदे हो चुके थे। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आता है और उन्होंने मुझे और उस लड़की को एयरलिफ्ट किया और वहाँ से ले गए। मुझे जब रेस्क्यू टीम ने पूछा कि ये लड़की कौन है तो मैंने उन्हें कल रात से लेके अभी तक की पूरी घटना बताई। मैंने उनको बताया कि मुझे बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये लड़की है कौन। रेस्क्यू टीम ने भी उसे देख के कहा कि ज़रूर ये लड़की नशे में होगी और फिर हम दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से छूट के कुछ दिनों बाद एक पुलिस ऑफिसर मेरे घर पे आते हैं। इस ऑफिसर ने मुझे बताया कि इस लड़की का नाम स्टेसी है और ये लड़की अब बिल्कुल ठीक है। ये लड़की ठीक इसी जगह पे 20 दिन पहले कैंपिंग करने गई थी और तब से ही वो लापता है। मैंने जब पुलिस ऑफिसर को पूछा कि ये लड़की वहां कर क्या रही थी तो पहले तो वो मुझे बताना नहीं चाहता था, पर फिर उसने मुझे बताया कि इस लड़की के अनुसार उसे वहां किसी बड़े से आदमी ने पकड़ के रखा था, यानी कैद करके रखा था। उसके कहे अनुसार ये कोई 12 फीट का आदि मानव था। इस लड़की ने कहा कि वो चीज इसे किसी तरह का फल खिलाती थी जिससे कि ये हमेशा नशे में रहती। ये पूरी बात सुन के मेरे तो पूरे होश उड़ जाते हैं और फिर मैंने धीरे धीरे पूरी बात को समझने की कोशिश की। हुआ ये होगा कि जब इस चीज ने मुझे देखा तो उसे लगा कि हो ना हो मैं इस लड़की की तलाश में आया हूं और इसीलिए इसने मुझे मारने की कोशिश की और इसीलिए उसने जंगल के चारों तरफ आग लगाकर मुझे मारने की कोशिश की होगी, मगर सिर्फ और सिर्फ जेमी की बहादुरी और वफादारी के लिए आज मैं जिंदा हूं। क्योंकि जब ये चीज मुझे मारने आई थी तो जेमी उसके सामने आ गया और मुझे बस उतना मौका मिल गया कि मैं हेलीकॉप्टर तक पहुंच सकूं। मैं चाहता तो था कि उस लड़की से एक बार मिलूं, पर पता नहीं क्यों मुझे ये सोच के कि अगर मैं उससे मिलूंगा तो शायद वो मुझे जेमी की याद दिला देगी। मुझे आज भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि उस रात मैंने क्या देखा था, पर उस लड़की का कहना इस बात पे मोहर लगा देता है कि शायद वहां उन खूबसूरत वादियों में
कुछ ऐसा है जो कि हमारे सबसे डरावने सपने से भी ज्यादा डरावना है।